दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता एडवोकेट विवेक पांडे जी। उत्तर प्रदेश से एक खबर आ रही है फतेहपुर के खागा जिले से। एक बेटी अपने मंगेतर के साथ अपने रिश्तेदारी में कहीं जा रही थी, एक बाग में रुकी भी थी, साथ में उसकी बुआ भी थी। वहां कुछ असामाजिक तत्व आ जाते हैं और उसके मंगेतर को वो लोग मारते पीटते हैं और उस लड़की के साथ दो लोग पहले दुष्कर्म करते हैं, फिर फोन करके किसी और को बुलाते हैं, वो तीसरा भी आके दुष्कर्म करता है। पूरी पूरी वीडियो बना ली जाती है। उसके बाद बोला जाता है कि तुमने इसकी खबर किसी को दी तो ये वीडियो वायरल कर दिया जाए। और इतने इस अपराधियों के हौसले बढ़े हुए कि उन्होंने उनसे एक वीडियो रिकॉर्ड करा ले कि हमारे साथ कुछ नहीं हुआ है। खैर बाद में वो लड़की हिम्मत करके संबंधित आज के थाने में गई। थाने ने इंस्पेक्टर ने बात नहीं सुनी, उसको भगा दिया। लड़की चले गई फतेहपुर के एसपी साहब के पास। एसपी साहब ने मामले की गंभीरता को समझा, एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया गया। 2 आरोपी गिरफ्तार हो गए। मुख्य आरोपी बबलू सिंगरौर, कोई कह रहा है बबलू सिंगरौर नाम है, कोई कुछ जगह पे उसको बबलू ठाकुर कहा जा रहा है, वो फरार है। एसपी फतेहपुर का बयान आया कि इस अपराधी के खिलाफ 1 लाख रुपए का इनाम घोषित कर दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माना जाए तो उसकी अंतिम लोकेशन इटारसी में पाई गई है। साथ में एक भारतीय जनता पार्टी के नेता का भी नाम आ रहा है कि उसने फरार अपराधी बबलू ठाकुर या बबलू सिंगरौर, मैं नहीं जानता नाम क्या है, उसको 10,000 रुपए की आर्थिक मदद भी कराई। साथ में एक चीज और भी थी कि इन लोगों ने उस लड़के से अपने अकाउंट में पैसे भी ट्रांसफर कराए थे। ये उत्तर प्रदेश में हुआ भाई साहब, उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में खागा तहसील का मामला है। आप में से कितने लोगों ने इस खबर को ब्रेकिंग न्यूज के रूप में देखा? और ये घटना है 24 अप्रैल। हमारे मुख्यमंत्री जी तब चुनाव प्रचार कर रहे थे और मुख्यमंत्री जी और उनकी पूरी सरकार अभी 29 तारीख को 30 तारीख को माफ कीजिएगा, विधानसभा का स्पेशल सत्र चला रही थी नारी अभिनंदन पे, और बता रही थी कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस बेसिकली महिला को अधिकार देने के पक्ष में नहीं है। इतनी बड़ी घटना उत्तर प्रदेश में हो जाती है और ये पहला ऐसा कांड नहीं हुआ है। इसके पहले इसी तरह की मिलती जुलती घटना, मैं अगर सही हूं तो कासगंज जिले में हुई थी। वहां भी आरोपी का तो सीधे भाजपा से कोई पदाधिकारी था। विवेक जी, और अब जो है वहां तमाम राजनीतिक दल के लोग जा रहे हैं तो पुलिस उनको जाने नहीं दे रही है। ठीक है, पुलिस का भी कहना सही है कि भाई पीड़िता की पहचान नहीं उजागर होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे मामले में कानून भी यही कहता कि पीड़िता की पहचान नहीं उजागर होनी चाहिए। विवेक जी, एक तो आप प्रवक्ता भी हैं, वकील भी हैं, और हमारे मुख्यमंत्री के जो दावे हैं कानून व्यवस्था पे, उसको सुन सुन के मेरा कान पक जाता है भाई साहब, मुझसे रहा नहीं जाता है। मैं ऐसे विषयों पे जरूर स्टोरी करता हूं। क्या माना जाए, उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षा के दावे मुख्यमंत्री बताते हैं कि समाजवादी पार्टी गिरगिट है और क्या क्या नहीं बोलते, और क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में? देखिए सर, आपने इस ज्वलंत विषय को उठाने का काम किया, जो कि नारी शक्ति वंदन को लेकर के भाजपा अभी कुछ दिन पहले बहुत ही तेज गति से दिखाने का प्रयास कर रही थी। चूंकि पहली बार 10 साल में योगी जी पैदल पद यात्रा पे निकले थे महिलाओं को सम्मान दिलाने के लिए, और वो 2 किलोमीटर की यात्रा इसी ऑफिस में जाकर के समाप्त हो जाती है। पहचान तो सत्य बात है, पीड़िता की उजागर नहीं होनी चाहिए थी। उत्तर प्रदेश पुलिस की 2 पक्षीय कार्रवाई यहीं पे उजागर होती है कि देखिए
एक नहीं, प्रकरण में जहां बीजेपी नहीं, पहचान जी उजागर नहीं हुई है, पीड़िता की उजागर नहीं हुई। हाँ मैं मतलब वो वहीं आ कहते रहा हैं कि हूँ, राजनीतिक दल के लोग जाएंगे तो पीड़िता की पहचान बिल्कुल उजागर बिल्कुल मैं होगी। वहीं पे आ रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश पुलिस एक तरफ तो कह रही है कि पहचान उजागर नहीं होनी चाहिए थी, जो कि कानून का प्रावधान भी है और ये नहीं होना चाहिए, बिल्कुल जायज बात है। लेकिन क्या ये प्रावधान पॉक्सो के मामले में नहीं लागू होता था, जो शंकराचार्य जी से जुड़ा मामला था? वहां तो खुल के प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही थी, लेकिन वहां पुलिस रोकने के लिए नहीं पहुंची। तो ये उत्तर प्रदेश पुलिस की जो कार्यप्रणाली है ना, ये खुद ही इनको कटघरे में खड़ा कर देती है, एक बात। दूसरी बात, ये केवल एक घटना मात्र नहीं है, ये एक अलार्मिंग सिचुएशन थी। जब पहली बार उन्नाव का कांड हुआ था और उसमें भाजपा के विधायक का नाम आया था, उसी समय ये अलार्मिंग सिचुएशन थी। चिन्मयानंद जी का जब नाम आया था, उसी समय ये अलार्मिंग सिचुएशन थी। लेकिन भाजपा ने कभी भी अपने पदाधिकारियों को न नोटिस जारी की, न कोई कार्रवाई की, न संगठन के आधार पर नहीं अगर नहीं, देखा जाए। सेंगर साहब तो इस मामले में जेल में है। हाँ लेकिन हम इस मुद्दे पे आते हैं कि ये हाँ कानून व्यवस्था का ये हाल सोचिए कि कोई दिन में जा रहा है बाग में, उसकी आबरू लूट ली जा रही है, और उस दो अपराधी गिरफ्तार हो गए, मुख्य अपराधी पकड़ के बाहर, और नाम आ रहा है कि किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने उसकी मदद की है, उसको नहीं, ऑनलाइन पैसे वो वगैरह स्वयं भिजवा। शायद उपस्थित भी था वहां पे, वो जो युवा कार्यकर्ता था भारतीय जनता पार्टी का। चूंकि वो सुनने में ये भी आ रहा है कि पहले भी ऐसे घटनाओं को अंजाम दे चुका है, वो पहले भी ऐसी घटनाओं को अंजाम दे चुका है। ये भी बात तथ्यात्मक रूप से सामने आ रही है पुलिस की जांच में। और आज ही देखिए, उत्तर प्रदेश में वास्तव में स्थिति यह है कि कानून व्यवस्था अब एक कागजी हास्य बन के रह गई है। पिक एंड चूज की जो पॉलिसी है, जो अधिकारियों के अंदर एक संदेश जा चुका है कि मनचाही पोस्टिंग, मनचाहे चार्ज को लेने के लिए नेताओं के, योगी जी के करीबी नेताओं के, योगी जी के करीबी अधिकारियों के कहने पे अगर कार्य करोगे तो मनचाही पोस्टिंग मिलेगी, मनचाहे चार्ज मिलेंगे। नहीं, लेकिन विवेक जी, यहाँ पे तो फतेहपुर के एसपी की तारीफ करनी पड़ेगी कि जैसे पीड़िताओं से मिली उन्होंने इंस्पेक्टर को लाइन हाजिर किया, मुकदमा दर्ज कराया, 2 अपराधी गिरफ्तार हो गए, तीसरा मुख्य एग्री, आरोपी भागा हुआ। नहीं नहीं सर, बात एग्री करता हूं मैं, लेकिन ललिता कुमारी का जजमेंट क्या कहता है? एफआईआर तो दर्ज होनी चाहिए थी, एसपी से मिलने की आवश्यकता क्यों पड़ी? नहीं तो उन्होंने इंस्पेक्टर को लाइन हाजिर कर दिया। भाई ये तो आपको भाई पता है, ये ऐसा ही एक प्रकरण कलानिधि नैथानी के भी सामने आया था कि बलात्कार पीड़िता दौड़ करके उनके सामने पहुंच गई, पुलिस ने रोकने की कोशिश की, वो पुलिस लाइन से निकल रहे थे, वो भी वीडियो वायरल था। वो बलात्कार पीड़िता थे कि उसकी एफआईआर नहीं लिखी जाती थी, वो कलानिधि नैथानी जी के सामने दौड़ करके पहुंचती है, पुलिस वाले रोकने का प्रयास करते हैं, वो गिर जाती है, उसको खड़ा किया जाता है, कलानिधि जी जब तक पहुंच जाते हैं तब उससे सारा संज्ञान लेते हैं और तत्काल प्रभाव से उसकी जांच करने का आदेश देते हैं। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में एक प्रकरण आपने देखा था, मऊ में आया था, वीडियो वायरल हुआ था, बलात्कार पीड़िता के घर में बैठ करके भाजपा नेता दबाव करने का समझौता, सुलह समझौता करने का दबाव बना रहे। तो देखिए, मुझे एक बात स्पष्ट रूप से ये समझ में नहीं आता कि ऐसे अनैतिक आचरण के अपराध में जब किसी भाजपा के नेताओं का नाम आता है तो क्यों भाजपा के लोग मौन हो जाते हैं, क्यों शांत हो जाते हैं, और क्यों संरक्षण देने का प्रयास करते हैं, ये बात समझ में नहीं आती। बीएचयू का प्रकरण आपको याद ही होगा, कोई प्रकरण छुपा नहीं है किसी से सोशल मीडिया पे। मात्र बात यह है कि कानून व्यवस्था के जो पोषक हैं, जिनकी जिम्मेदारी है एफआईआर दर्ज करने की, वो ऐसे मामलों में एफआईआर दर्ज नहीं करते हैं। कारण क्या है, ये आज तक स्पष्ट नहीं हो सका। मुझे नहीं पता, वो उनको दामाद बनाना चाहते हैं, ऐसे लोगों को रिश्तेदारी जोड़ना चाहते हैं, ऐसे इंस्पेक्टर दरोगा जिनकी अधिकार क्षेत्र में एफआईआर दर्ज करने का आदेश देना होता है। भाई, कोई बलात्कार पीड़िता अगर आपके पास पहुंची कि उसके साथ कोई घटना घटी है, तो आपको तत्काल प्रभाव से पहले एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, उसका 161, 164 कराना चाहिए, मेडिकल कराना चाहिए, उसके बाद कार्रवाई आगे बढ़ाइए। लेकिन यहाँ पुलिस क्या कर देती है, अग्रिम जांच के नाम पे लंबित कर देती है मामले को। अधिकतर मामलों में ये नहीं, प्रकाश में यहाँ आया। तो इस मामले में तो पुलिस ने, इंस्पेक्टर ने उसको भगा दिया था। मैं वही बात तो वही आ गई ना, यही बात तो मैं आपके सामने कह रहा हूँ कि अगर मुझे हर बात के लिए, अगर हर पीड़ित को एसपी और डीएसपी से ही मिलना पड़े, तो दरोगाओं का अधिकार क्षेत्र क्या है, एसएचओ का अधिकार क्षेत्र क्या है, इस बात को कौन सुनिश्चित करेगा? या तो ये ऑनलाइन कर दिया जाए, लेकिन उसमें फिर यह है कि पारदर्शिता का अभाव रहेगा। भाई, उसमें पारदर्शिता का अभाव रहेगा, बर्डन ऑफ इन्वेस्टिगेशन का वो बढ़ेगा। लेकिन अगर इस तरह के जो कार्यप्रणाली जो सामने आती है, उसके बाद ऐसे एसएचओ दरोगाओं पे कप्तान कार्रवाई क्यों नहीं करते, ये भी एक जांच का विषय है। अगर इंस्पेक्टर ने भगा दिया था तो एसपी ने उस पर क्या कार्रवाई की? लाइन हाजिर करना कोई कार्रवाई नहीं होती है, मैं पहले दिन से कहता हूँ, लाइन हाजिर कोई कार्रवाई नहीं है। जी, आप कुछ कह रहे देखिए, थे। नहीं सवाल, मामला ये है कि इस तरह की जब चीजें होती हैं, मीडिया बड़ी खामोश रहती है साहब। और हमारे मुख्यमंत्री जी लगातार बंगाल में चुनाव प्रचार कर रहे थे 27 तारीख तक, और
लगातार जो चीजें चल रही हैं, कल सोचिए विधानसभा में जब आपकी विधायक रागिनी सोनकर 8 मिनट तक बोलती रही, महिलाओं के कहाँ पे आप? अपराध गिनाते, और योगी जी चुपचाप बैठ के सुनते रहे, प्रतिकार नहीं कर पाए, जी जवाब दिया। जी जी जी, तो ये भी प्रदेश में जनता ने देखा है। बिल्कुल बिल्कुल। और सवाल ये उठता है कि हर रोज इस तरह की घटना आ रही है। मऊ में ये नहीं मुझे नहीं पता कि निशी विश्वकर्मा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई। ये मैं बाकी कुछ नहीं बात कहता हूँ भाई, वहाँ निशी विश्वकर्मा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, उसको लेके बवाल खड़ा हो गया। फिर ये शिल्पी कुशवाहा का मामला होता है हरदोई में, प्रतापगढ़ में इसी तरह की घटना होती है। तो हर रोज घटनाएं हो रही हैं और इन चीजों को मीडिया दबा देता है। जी, सवाल ये उठता है कि अखिलेश जी ने कल कहा था हरदोई में कि भैया वो बुलडोजर क्यों ऐसे मामलों में खामोश हो जा रहा है। आपने 1 नहीं। लाख का इनाम तो घोषित कर दिया, क्यों नहीं उसके घर बुलडोजर पहुंचा जो बबलू सिंगरौर है कि बबलू ठाकुर, ये थोड़ा कंफ्यूजन है। और ये भी जो नाम आ रहा है कि भाजपा नेता ने उसकी मदद की है, ऐसा दावा किया जा रहा है, मैं उसको कंफर्म नहीं कर रहा हूँ। तो इस देखिए, मामले में तो एक बात स्पष्ट रूप से समझनी पड़ेगी। मैंने आपको कहा ना, मनचाही चार्ज और पोस्टिंग के लिए जिस तरह से पुलिस के सेकंड लेयर के अधिकारी, जिनकी जिम्मेदारी मूल रूप से कार्यकारी बल में कानून व्यवस्था को बचाने और बनाने की है, बचाए रखने की है, वो कॉम्प्रोमाइज की पोजीशन में आ चुके हैं। अधिकतर लोगों के अंदर यह संदेश जा चुका है कि अगर इनके मंतव्यों के अनुसार काम किया जाए, भाजपा का हो या तो उनके सजातीय हो मुख्यमंत्री जी के। अब जैसे एक प्रकरण आया है कानपुर का, आज कोई वहां का हिस्ट्री शीटर है अजय ठाकुर, इसका पूर्व में भी कई बार नाम आ चुका है। इसने एक आश्रम में घुस करके महंत को पीट दिया। बताइए, आश्रम में कल घुस से चल करके महंत को पीट दिया, और यह हिस्ट्री शीटर है। इसके अपराधों की फेरिस्त बढ़ती जा रही है, लेकिन कानपुर पुलिस मौन है। क्यों? नाम के आगे ठाकुर लगा हुआ। अभी यही कोई ब्राह्मण होता, यही कोई यादव होता, यही कोई मुस्लिम होता, तो मुझे लगता है हाफ एनकाउंटर हो चुका हो। तो पिक एंड चूज की पॉलिसी है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी ने एक बड़ी लकीर खड़ी कर दी है जातिगत दीवारों की, जिसका संदेश की कहीं ना कहीं पुलिस व्यवस्था से लेकर हर संस्थाओं में जा चुका है। अब एक प्रकरण और मैं आपको बताऊं। नहीं, मैं आपको रोक रहा हूँ। ऐसा नहीं जी, है कि ठाकुरों के साथ अपराध नहीं हो रहा है। बनारस में प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में मनीष सिंह नामक व्यवसायी की कार से एक महिला को चोट लग गई। ठीक। लोग बता रहे कि वो उतरा, उस महिला को लेके अस्पताल जाने को तैयार था, लेकिन वह लोग नाराज हो गए, उसको इतनी बुरी तरह से मारा, जी उसकी जी, जान वो ले ली। परिवारजनों ने, हाँ, और उसके उसकी परिवारजनों ने उसकी उसको मारा, उसकी आंखें बाहर आ गई। आंख भी बाहर आ गई। तो ऐसा नहीं है कि आप मनीष सिंह के साथ भी ऐसा हुआ है, ये नहीं, नहीं मनीष सिंह के साथ जो मतलब। हुआ, देखिए मनीष सिंह के साथ जो हुआ, वो एक ग्रामीणों, जो उसका क्षेत्रीय ग्रामीणों का, और ये कह सकते हैं ऑल ऑफ सडन आक्रोश फटना या नहीं गुस्से नहीं, में ये जो इसको घटना आज घटी। आपके अध्यक्ष जी ने कहा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि जनता अब खुद फैसला लेने लग गई है। जनता को लग रहा है कि वो एक कहते हैं ना कि, और वो तो इसके लिए योगी जी को दोषी ठहरा रहे हैं उसका कारण है, कि अगर आपके नाम के आगे क्यों नहीं उनके, जनता नहीं, ये यहाँ पे जो आरोपी जिन लोगों ने मारा पीटा मनीष सिंह को, वो तो राजभर और दूसरी बिरादरी से आते हैं। उनका कहना बिल्कुल, था कि जनता त्वरित न्याय खुद करने लग रही है। बुलडोजर जस्टिस जो बाबा जी ने शुरू किया, तो जनता भी मतलब वही कार से चोट लग गई, अगला गाड़ी रोका, बात कर रहा है, इलाज कराने को हाँ, वहां तैयार पे है। मनीष सिंह ने गाड़ी रोकी थी, बिल्कुल उनको इलाज कराने की बात भी करी थी, लेकिन परिजन उनके इतने आक्रोशित थे कि वो सुनने को तैयार नहीं हुए, उन्होंने सीधा हमला कर दिया। बिल्कुल, ये बात तथ्यात्मक रूप से संज्ञान में आई है। तो अब लेकिन यहाँ वही बात है ना, और महिलाओं के प्रति, और अच्छा योगी जी बड़े बड़े दावे करते हैं कि अपराधी उत्तर प्रदेश छोड़ के जा चुके हैं या जेल में है। फिर ये जो बबलू सिगरौर है या कि ये जो फतेहपुर वाला मामला है, इसमें समझ में नहीं आ रहा है कि नहीं, कैसे देखिए, इसमें दो हिम्मत हो बातें गई कि समझ लीजिए सर। दुष्कर्म किया गया, उसके बाद उसकी वीडियो बनाई गई, प्लस उसके मंगेतर से अपने अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कराए गए। और इसी तरह की मिलती जुलती घटना कासगंज में हुई थी, जहां पे एक लड़की साथ अपने आपको मंगेतर के अमित मौर्य याद है? आपको अमित मौर्य याद है? कानपुर का इंस्पेक्टर था, यूपी पुलिस का।
हाँ हाँ याद है, बिल्कुल याद है। वो भी आज तक भी- नहीं पकड़े गए। वो गाड़ी, उसके ऊपर आरोप लगा था कि उसने अपनी गाड़ी में ले जाके एक लड़की की आबरू लूटी जी थी। जी जी जी, और वो भी आज तक नहीं नहीं पकड़ा तो गया। नहीं तो आप ये बताइए ना, आप अमित मौर्य की बात तो जरूर करते हैं। उत्तर प्रदेश में दो डिप्टी एसपी लेवल के अधिकारियों पर आबरू हाँ लूटने का एफआईआर दर्ज हुआ, क्या हुआ? बिल्कुल क्या बिल्कुल पनिशमेंट बिल्कुल। उनको मिला? क्या पनिशमेंट उनको मिला? देखिए जांच करने वाले कौन होते हैं? वो नेक्सस की उनमें से जांच कौन तो करता है सर? नेक्सस की जांच कौन करता है? क्लीन चिट कौन देता है? नेक्सस की जांच नेक्सस के लोग ही करते हैं। और जब एक नेक्सस और सिंडिकेट खड़ा हो चुका है, कौन करेगा जांच? वैभव कृष्णा ने कोशिश की तो थी आईपीएस ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के एक बड़ा सिंडिकेट और उसके रैकेट का खुलासा करने की। क्या हुआ? वैभव कृष्णा को एक लंबे समय तक प्रतीक्षारत रहना पड़ा। तो नहीं, नेक्सस की जांच कौन करेगा? उनका एक विवादास्पद वीडियो भी तो आया था सर, आप ये ठीक है, क्यों भूल गए? विवादास्पद वीडियो आया था, ठीक है, लेकिन वो उसका उसके उसके प्रतिपेक्ष में जिन लोगों पे आरोप लगा, वो तो पोस्टिंग पे लगातार बने रहे। भाई पूरी तरह से अब अगर वो पर्टिकुलर वीडियो की बात की जाए तो उस वीडियो के आधार पे वैभव कृष्णा जी को जो भी पनिशमेंट देनी थी दंडात्मक आचरण नियमावली के अनुसार मिलती। लेकिन जो उनकी नहीं मेरे रिपोर्ट थी उस ट्रांसफर पोस्टिंग के सिंडिकेट को लेकर के जो रिपोर्ट उन्होंने बनाई थी, उस ट्रांसफर पोस्टिंग के पर्टिकुलर रिपोर्ट को लेकर के कोई जांच हुई? नहीं, और जैसे जांच शिल्पी हुई भी तो क्लीन चिट। हाँ नहीं, वो तो अलग मुद्दा है, वो तो देखिए उसमें कुछ जांच में। पत्रकारों का भी नाम आया था। अरे आप छोड़िए साहब, अभी एक आईएएस को सस्पेंड कर दिया गया, नहीं, उसके वो तो ऊपर गलती आरोप से लग। उस आईएएस पे वो तो गलती से उस आईएएस पे उसने उसका मन किया, रात को घड़ी देखी उसने, उसके पास कोई काम नहीं था, वो गया बस ऐसे ही उसने एक एफआईआर करा दी उसका, क्योंकि उसको बस एक प्रसिद्धि हासिल करनी थी। अब वो आईएएस बहाल भी हो गए हैं, उसके ऊपर कोई डिफेमेशन का केस भी नहीं होगा, सरकार कोई कार्रवाई भी नहीं करेगी, क्योंकि अरे अभी कुछ जब दिन पहले आदेश आया था। जिस कुछ दिन पहले जिसने हास्यपद एफआईआर, बात सुनिए, हास्यपद बात तो सुन लीजिए। कुछ दिन पहले आदेश आया था डीजीपी साहब का कि फर्जी एफआईआर करने वालों पर भी एफआईआर होगी। लेकिन मुझे लगता है डीजीपी साहब को जब पता चला कि अरे इसमें तो सबसे ज्यादा भाजपा के नेता अधिकारी, वर्तमान पदोन्नत अधिकारी फंसेंगे, पुलिस के कर्मचारी फंसेंगे, आदेश वापस ले लिया। बताइए, नहीं नहीं, ये तो उस स्थिति है। केस में तो उसमें जिस केस में जिसने आरोप लगाया तो कहा कि हमने गलत आरोप लगा दिया था, बताइए हाँ तो गलत आरोप आप। लगाता तो सही आरोप तो बता देता। सही आरोप तो बता देता। देखिए ये सब मैनेजमेंट के तरीके हैं सर, ऐसा नहीं है देखिए बुद्धिजीवी वर्ग हो, विवेक जी, सभी पढ़े लिखे हैं। विवेक जी, मुझे समझ में आ रहा है कि वो जो रामचरितमानस की एक चौपाई हम लोगों ने पढ़ी थी, समर्थ को नहीं दोष दुसाएंगे। एक सवाल जो अखिलेश यादव ने बहुत बड़ा उठाया है शिल्पी कुशवाहा वाले मामले के बाद में, कि वहां पे वो पीड़िता लगातार कह रही थी कुछ मामला था, और न वहां स्थानीय प्रशासन ने सुना, मुख्यमंत्री जनता दरबार में भी आके उसने शिकायत की, नहीं हुआ, और फाइनली उसकी जान ले ली गई। जी तो ऐसे मामलों में बुलडोजर कहाँ? और फतेहपुर वाले मामले में बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा? आरोपी भागा जा रहा है, आरोपी को लोग प्रश्रय दे रहे हैं, मुख्य आरोपी भागा हुआ है, 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं, इनामी राशि तो आपने 1 लाख रुपए कर दी। अच्छा, एक आप सवाल 10 लाख आपके कर दीजिए सर, 10 लाख कर दीजिए। देर से मिला हुआ न्याय न्याय नहीं कहा जाता। नहीं तो बुलडोजर वगैरह कहाँ है? हमारा सवाल ये कि बुलडोजर क्या क्या कर रहा है? उसको बुलडोजर से जेल बाबा नहीं जी है। बंगाल गए थे, हो सकता है बुलडोजर वापस आ जाए कल परसों तक, क्योंकि अखिलेश जी ने सवाल उठा ही दिया है। अब अपनी बची कुची छवि को बचाने के लिए इस प्रकरण में हो सकता है कि बुलडोजर पहुंचा दिया जाए और दिखावटी थोड़ा नहीं टीन शेड नहीं, वगैरह तोड़ करके। अखिलेश जी ने फतेहपुर वाले प्रकरण में नहीं बोला है, ये बोला है हरदोई वाले प्रकरण में, और ये हाँ तो बोला मैं कि कह रहा हूँ कि ऐसे हो सकता है मामलों दिखावटी नहीं टीन तो शेड वगैरह तोड़ उन्होंने कहा करके कि दिखा दिया ऐसे, जाए। लेकिन अभी देखिए एक सवाल और है अंत में। बुलंदशहर में, खुर्जा में एक बर्थडे पार्टी थी जिसमें जिसका बर्थडे था उसके मुंह पे केक लगाने पर नाराज हो गया, उसने धंधाधुंध गोली फायरिंग की, चला दी। जी जी तीन जी लोग की जान चली गई। अब उसमें मुख्य आरोपी का एनकाउंटर हो गया। जी। उस एनकाउंटर पर ही आपके प्रवक्ता ने सवाल खड़ा कर दिया, भाटी जी ने। देखिए सवाल तो खड़ा होगा ना सर, अगर किसी ने कोई अपराध किया और उसको अगर हाँ? एनकाउंटर के माध्यम से पुलिस कार्रवाई करके न्याय देने लगी परिवारों को, तो मुझे लगता है न्यायपालिका के ऊपर इतना व्यय करना, खर्च करना, राजस्व खर्च करना, मुझे लगता है न्यायपालिका में ताले लगा देने चाहिए। क्यों वकालत की डिग्रियां लेकर के वकील टहल रहा है, सबके हाथ में लाइसेंसी बंदूक टिका दें पुलिस वालों की, वकील भी ये न्याय करने लगेगा। वकील से बेहतर न्याय कौन कर सकता है? अगर पुलिस को ये अधिकार, मैं कहता हूं कि पुलिस को अधिकार किसने दिया एनकाउंटर करने का? पहली बात। और नहीं, एनकाउंटर इनकाउंटर भी में कर रही है पुलिस। भाई, वो पुलिस अगर इनकाउंटर में एनकाउंटर तो कर रही है, वो तो इनकाउंटर में होता है कि वो अपराधी ने फायरिंग की, हमने ना ना आपने ना ना अच्छा ना, फायरिंग की। उत्तर प्रदेश की पुलिस इतनी काबिल हो चुकी है। और ये देखिए
कुछ विशेष लोग ही हैं एनकाउंटर की, जब आप उत्तर प्रदेश की फेरिस्त उठाएंगे तो कुछ विशेष अधिकारी, कुछ विशेष लोगों के नाम ही पलट पलट करके वापस आते हैं। हर एनकाउंटर में, हर तीसरे चौथे एनकाउंटर में कुछ विशेष अधिकारियों के ही नाम है। अब आप बताओ, और एक बात, बुलंदशहर में कोई बाहर का आदमी थोड़ी जाएगा। खैर जो भी हो, नहीं नहीं, बिल्कुल जायज बात है, लेकिन मैं अपनी बात पूरी कर लूं। उत्तर प्रदेश की पुलिस पहली बात तो जो एनकाउंटर करती है, एनकाउंटर का प्रोसीजर ये होता है पैर के घुटने के नीचे गोली मारना, ताकि पुलिस उसको कैप्चर कर सके अगर पुलिस पे गोली चलती है तो। लेकिन एनकाउंटर, फुल एनकाउंटर का मतलब होता है कि ये तो सीधे सीधे हत्या का मामला बनता है। उसने तो हत्या जांच की, के आपने बाद उसकी हत्या की। भाई आप वकील हो, कैसे कर सकते हैं? जब तक जांच में साबित नहीं हुआ कि वो एनकाउंटर फर्जी, आप कैसे कर सकते? एनकाउंटर, मैं तो कह रहा हूँ कि पुलिस का काम था उसको जिद्दा पकड़ना। एनकाउंटर क्यों किया, किन परिस्थितियों में अब किया? उसने फायरिंग की होगी, इसलिए फायरिंग किया होगा उसने। ये तो तो हर कहीं हर ना कहीं एनकाउंटर में तो ये दिखाया ही जाता है कि नहीं फायरिंग की गई नहीं, पुलिस ने ये बचाव बड़ी में। समस्या विवेक जी। अगर पुलिस अपराध को नहीं पकड़ती तो आप लोग को ऐतराज है, पुलिस ने नहीं नहीं नहीं, एनकाउंटर हमें कर दिया ऐतराज नहीं तो भी है, ऐतराज है। हमें कोई ऐतराज नहीं है। उत्तर हाँ। प्रदेश पुलिस की लड़ाई मुझसे ज्यादा किसी ने नहीं लड़ी होगी, लेकिन पुलिस की पुलिसिंग की बेसिक प्रॉब्लम पे कोई काम नहीं करता है। एनकाउंटर की वाहवाही अधिकारी लेता है, लेकिन उसमें जो बर्खास्त सिपाही दरोगा होते हैं ना, उनकी सुध लेने कभी वो अधिकारी नहीं जाते हैं, जो वाहवाही लेकर के, मेडल लेकर, प्रमोशन लेकर आगे निकल जाते हैं। परिवार एनकाउंटर, फर्जी एनकाउंटर में परिवार उनका बर्बाद होता है जो निचले स्तर के कर्मचारी होते हैं। जब वो केस मुकदमे लड़ते हैं, उनको जेल भेजा जाता है, तब उसके बाद उस समय कोई नहीं आता खड़े होने कि हमने मौखिक आदेश दिया था। तो एनकाउंटर, और एक एनकाउंटर की परिभाषा एक और बता दूं मैं आपको। उत्तर प्रदेश पुलिस की जो एनकाउंटर की परिभाषा हो गई है, हर एनकाउंटर जायज था उत्तर प्रदेश पुलिस का जब तक एनकाउंटर ठाए ठाए मुंह से नहीं हुआ था। उस मुंह से होने वाले एनकाउंटर के बाद से उत्तर प्रदेश का हर एनकाउंटर संदिग्ध, विषम परिस्थिति में, आदेशानुसार, पूर्वाग्रह से ग्रसित या सत्ता के इशारे पे किया जा रहा है। मैं तो सीधा आरोप लगा रहा हूं। ये तो आप आरोप लगा रहे हैं, हाँ, मैं आरोप लगा रहा हूं। बिल्कुल, मुंह से कौन एनकाउंटर करता है सर? ठाए ठाए का आरोप कौन एनकाउंटर करता है? बिना बिना लाइफ जैकेट पहने, बिना प्रॉपर सपोर्टिंग जो भी आपके रिक्वायरमेंट्स है, जो आपके सेफ्टी इक्विपमेंट्स है, उसके बिना चप्पल पहन के आप एनकाउंटर करने चले गए? अरे इतने तो बड़े बाद आप में, हिस्ट्री। अरे सर आप उस फेक फोटो के पीछे पड़ गए हैं। बिल्कुल पड़ेंगे। शाही साहब को जो है आपकी सरकार ने भी प्रमोट किया था। और नहीं, आज प्रमोट शाही किया था, साहब ठीक है, प्रमोट किया था। कब? देखिए, आचरण बदल जाता है जब आपको जब वातावरण मिलता है। नहीं आज नहीं, जो सही बात है। वातावरण उनको मिला है, उससे आप उनकी प्रमोट कार्यप्रणाली संदेहास्पद है। और आप प्रमोट करो तो ठीक है, दूसरी सरकार करे तो गलत है सर। नहीं नहीं, ये हमने भाई प्रमोशन पे सवाल ही नहीं उठाए, हमने कार्यप्रणाली पे सवाल उठाए हैं। मुंह से ठाए ठाए हमारे कार्यकाल में कभी नहीं किया गया। हमारे कार्यकाल में कभी मुंह से ठाए ठाए नहीं हुई। और मैं सीधी बात कर रहा हूं, ऐसे कोई भी मामले, ऐसे कोई भी प्रकरण, पुलिस की जिम्मेदारी है अरेस्ट करके। मुझे थोड़ा अजीब लगा, करना। क्योंकि बुलंदशहर के उस अपराधी के प्रति आम जनता में बड़ा गुस्सा था, उस पर भी आप लोग उसके एनकाउंटर पे भी सवाल उठा रहे हैं। नहीं नहीं, अरे सवाल एनकाउंटर पे है, उस अपराधी के पक्ष में नहीं है। उस अपराधी ने अगर गोली चलाई, जांच में सामने आता है कि पुलिस वालों के जीवन पे अगर कोई संकट बना तो पुलिस गोली चलाएगी। हमारे कार्यकाल में भी चलती थी, पुरानी सरकारों में भी चलती थी। शिव प्रकाश शुक्ला का भी एनकाउंटर इस प्रदेश में आज तक चर्चा का विषय रहता है, उस पर आज भी चर्चाएं होती हैं। एनकाउंटर पे सवाल नहीं है, सवाल है काम करने के तरीकों पर, सवाल है प्रशासनिक आदेश के मौखिक आदेश पर, सवाल है पुलिस की पुलिसिंग के ग्राउंड लेवल की जो मैनेजमेंट है उस पर काम नहीं हो रहा है, इसलिए पुलिसिंग ध्वस्त है। इस पर पुलिस को राजनीतिक हथियार बना करके चुनाव लड़ रही है, चुनाव में केवल इस्तेमाल हो रही है, पुलिसिंग से उद्देश्य से भटका करके। सवाल इस पर है, संवैधानिक नियमों के अनुपालन के बाहर जाकर के सरकार दुरुपयोग कर रही है, सवाल इस पर है। चलिए सर, आपने बहुत अपनी बात मजबूती से रखी, और उम्मीद है कि फतेहपुर में उस बेटी का अपराधी जो बबलू सिंगरौर है कि बबलू ठाकुर है, देखते हैं कब पकड़ा जाता है। वैसे पुलिस ने उसके ऊपर 1 लाख का इनाम घोषित कर दिया है, और फतेहपुर के एसपी ने कम से कम इस मामले में लापरवाही बरतने के लिए इंस्पेक्टर को लाइन हाजिर किया। 2 अपराधी गिरफ्तार हो गए हैं। धन्यवाद विवेक जी। सर, सौभाग्य है कि 1 मई के दिन, वो सौभाग्यशाली दिन जिस दिन से कमर्शियल सिलेंडर का दाम ज्यादा नहीं 1000 रुपया बढ़ाया है योगी जी ने। मोदी जी ने, माफ कीजिएगा, और 1000 रुपए में सिर्फ 7 रुपया कम बता रहे हैं, 993 रुपए। तो अब हम जैसे पत्रकार बाहर चाय पीने के लिए भी 4 बार सोचेंगे, क्योंकि पहले ही चाय का दाम लखनऊ में 15 से 20 हो गया था, अब आज के बाद तो 25 या 30 की हो जाएगी। खैर, मनोज जी, पहली प्रतिक्रिया, ये जो सिलेंडर का दाम आज बढ़ाया गया है कमर्शियल सिलेंडर का,
इससे तो आम आदमी की जिंदगी में बहुत ज्यादा तूफान आने वाला है। लोग कह रहे हैं कि अरे भैया घर के सिलेंडर का दाम तो नहीं बढ़ा है, लेकिन जो आदमी घर से बाहर निकलता है 12 घंटे 14 घंटे काम करता है, वो तो अपना चाय पी पाएगा नहीं, कुछ खा पाएगा, क्योंकि चाय का दाम भी 50% बढ़ जाएगा, समोसा भी 50% महंगा हो जाएगा। इस पर क्या कहना है आपका? नहीं, कुछ लोगों के अच्छे दिन आ जाएंगे और हमारी पार्टी, हमारे नेता और हम सभी लोग एक बात कहते हैं पाठक जी कि ये कुछ लोगों की सरकार है। तो जो महंगा समोसा बेचेगा, जो महंगी चाय बेचेगा, या जिनका और काम होगा प्रॉफिट का, सिलेंडर से लेके गैस का, उनको लाभ मिलेगा। तो कुछ लोगों की सरकार का लाभ वाली सरकार है और धन्यवाद दीजिए। मैं तो कहूंगा कि अच्छे दिन आए हो ना आए हो, लेकिन कुछ लोगों के अच्छे दिन तो आ ही गए, सबके नहीं आ पाए। नहीं, चाय पीने वाला प्रधान, चाय पीने वाले महोदय प्रधान, चाय बेचने वाले महोदय प्रधानमंत्री बन गए, तो अब आम आदमी की पहुंच से उन्होंने चाय ही कर देगी। अब बाजार में चाय ही नहीं पी पाओगे तुम। नहीं तो आपको क्या लगता है, मोदी जी जिन जिन शब्दों का नाम लिए वो चीजें क्या उसी दिशा में चली हैं क्या? नोटबंदी की थी तो क्या कहा था? जो कहा था वो हुआ क्या? अब एक ही बात भक्त लोग कहते हैं, माफ करिएगा, अंध भक्त लोग कहते हैं। भक्त लोग तो ये बड़ा सकारात्मक दृष्टिकोण से शब्द हुआ, अंध भक्त लोग कहते हैं। और वो होता है कि अंध भक्त कहते हैं कि साहब हमने जो शेर पाल रखा है, जो हमने उसका खर्चा बहुत है। और अंध भक्त इस तरह की भी बातें करते हैं कि नहीं साहब हमारा सिस्टम बड़ा मजबूत हो रहा है। सबको मालूम है कि देश और प्रदेश की परिस्थितियां हैं क्या। लोग कहते नहीं है किसी की जान एक पल में तो निकल नहीं सकती है। कोई बीमारी जब होती है शरीर में पाठक जी, तो वो धीरे 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 खोखला करती है, वंस ए टाइम फिर वो खत्म होता है। तो ये बीजेपी इस देश के लोगों को धीरे धीरे स्लो पॉइजन देके मार रही है। आज ही मैंने पढ़ा कि नेपाल में 12 रुपए सस्ता हुआ है डीजल और कुछ रुपए सस्ता हुआ है पेट्रोल। तो मैं तो हतप्रभ हूँ कि वहां पर तो कम हो गया वहां के प्रधानमंत्री को, यहाँ के प्रधानमंत्री ने महंगा कर दिया। तो इसके अरे आप तो बड़ी बात बता रहे हैं मनोज जी, तो ब्रेकिंग न्यूज हो गई कि नेपाल में पेट्रोल डीजल सस्ता हुआ और भारत में कमर्शियल गैस सिलेंडर का दाम 50% बढ़ गया। तो बड़ी बात आपने बता दी। मैं झूठ क्यों, मैंने तो अभी पोस्ट किया है, जस्ट मैंने अभी पोस्ट किया है फेसबुक पे, और मैंने उस पे लाइनें भी लिखी प्यारी। ये देखिए प्यारी लाइनें लिखी, और ये मेरी खबर ना, ये आज तक की खबर है। देखिए आज तक में डाला है, देखिए। नहीं हमें तो जानकारी आपने दी है सर। आप अच्छा सर, राज कपूर जी का सुनिए, नेपाल में पेट्रोल 2 रुपए, डीजल 12 रुपए सस्ता हुआ। यानी 12 रुपए वो चीज सस्ती हुई जिसका उपभोग ज्यादा लोग करते हैं, कमर्शियल इस्तेमाल होता है, खपत जिसकी ज्यादा है। तो मैंने लिखा है नेपाल के प्रधानमंत्री शेर नहीं है, इसलिए डीजल पेट्रोल सस्ता कर दिया है। हमारे वाले प्रधानमंत्री शेर हैं, प्रधानमंत्री जी का खर्चा ज्यादा है, इसीलिए डीजल और गैस और ये चीजें महंगी हो गई। तो ये सारी चीजें बिल्कुल स्पष्ट हैं। मुझे इतना बिल्कुल कंफर्म हो गया है कि ये सरकार लोगों को अंधे कुएं की तरफ, अंधा बना के अंधे कुएं की तरफ ढकेलने का काम कर रही। जी अच्छा मनोज जी, मैं एक ओम प्रकाश राजभर का एक ट्वीट आया है, उस ट्वीट का 2 लाइन पढ़ूंगा और उसके बाद आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। उन्होंने लिखा कि अखिलेश जी, गैर यादव ओबीसी समाज को उनका हक आखिर कब मिलेगा? वोट हमारा, राज तुम्हारा। तुम हमसे दंगे करवाओ, हमें लोगों से लड़वाओ और ओबीसी समाज का नारा दो। और ये बड़ा ट्वीट है, मैं 2 ही लाइन पढ़ा हूं, लेकिन मैं ये समझना चाहता हूं सर कि जो अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में विरोधी दल का भी नेता होता है, वो अस्पताल में भर्ती होता है, उससे मिलने पहुंच जाते हैं। जहां सरकार मदद नहीं कर पाती है वहां अखिलेश यादव मदद करने के लिए पहुंच जाते हैं। वैसे नेता के लिए ओम प्रकाश राजभर का ऐसा बयान, ऐसी भाषा उत्तर प्रदेश की जनता स्वीकार करेगी? जहां जहां पे अखिलेश यादव लिखा है वहां पे सिर्फ उस ट्वीट में आप आदित्यनाथ विज समझ लो, बस, बाकी और कुछ नहीं है। रियल में ओम प्रकाश राजभर की भावना ये है, ये इससे सटीक जवाब इस ट्वीट का और कोई नहीं। वो दरअसल में इतनी हिम्मत उनकी नहीं है, वो अभी तत्काल मंत्री पद चला जाएगा। और अब मैं इसका विश्लेषण कर दे रहा हूं, जो 2 लाइनें आपने बताई।
हमारे लोगों से दंगे करवाओ, हमारे लोगों से दंगे करवाओ। समाजवादी पार्टी पे खुला आरोप है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से मुसलमान दंगा करता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भाजपा के लोग कह रहे हैं। और वहां दंगा होता है जहां जहां मुसलमानों की संख्या ज्यादा है। ये मैं नहीं कह रहा, भाजपा के लोग कह रहे हैं। तो पिछड़ों को तो समाजवादी पार्टी ने, अगर उनका आरोप ही सही, तो कभी हमने आगे किया नहीं, कभी हमने आगे नहीं किया। आगे कौन पिछड़ों को करता है? कौन करता है? आदित्यनाथ बिष्ट जी की पार्टी। तो ये एक उदाहरण मैंने आपको दे दिया। वो उन्होंने अपने मन की इच्छा को इसीलिए इस तरह लिख के कहा है कि समझदार को इशारा काफी, और वोट हमारा राज तुम्हारा। हमारा तो राज है भी नहीं। आप एक एक लाइन को जस्टिफाई कर सकते हैं, समझ सकते हैं। राज किसका है? योगी आदित्यनाथ का। वोट किसने दिया? गैर यादव पिछड़े ने सबसे ज्यादा वोट किसको दिया? 2024 का अगर छोड़ दो तो सबसे ज्यादा बीजेपी को दिया है। तो किसको लाभ मिला? बीजेपी को लाभ मिला। तो वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। यानी कि योगी आदित्यनाथ जी, माफ करना भूल जाते हैं बार बार, आदित्यनाथ बिष्ट जी, आप हमारे ही वोट के दम पे आप नहीं काम कर पाओगे। तो हमको हो सकता है बार्गेनिंग, कैबिनेट वाला मामला हो सकता है, बेटे उटे को कहीं राज्य मंत्री मिल जाए या टिकट की बार्गेनिंग हो जाए, इसलिए इस तरह कह रहे हैं। बाकी वो सब समझदार है। समाजवादी पार्टी पे आरोप लगाने से या नाम लेने से बीजेपी में बहुत बड़े बड़े नेताओं को बहुत कुछ मिल जाता है, इसीलिए ऐसी चीजें की जाती है। जी अच्छा, एक चीज बताइए कि नहीं सर, एक सेकंड, एक सवाल मैं पूछ ही लेता हूं। ये ओम प्रकाश राजभर की जो भाषा है, जिस तरह के शब्दों का वो इस्तेमाल कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी पार्टी ने जिस तरह से सीमा राजभर को आगे बढ़ाया है और ओम प्रकाश राजभर के बराबर, या यूं कहें कि उससे बड़ा कद बनाने की कोशिश हो रही है उनकी? क्योंकि अखिलेश यादव पीसी करते हैं तो साथ में रखते हैं, गाजीपुर प्रतिनिधि मंडल भेजते हैं तो वहां भी भेजते हैं, और जब राजभर से जुड़ा सवाल कोई पूछा जाता है अखिलेश जी से तो कहते हैं कि ये सीमा राजभर इसका जवाब देगी। तो कहीं ओम प्रकाश राजभर को ये तो नहीं लग रहा कि अब हमारा जमीन खिसक जाएगा? नहीं, देखिए, वो कई सारे ऐसे हैं नेता पिछड़े वर्ग के, जिसमें नंबर 1 नाम है ओम प्रकाश राजभर, नंबर 2 संजय निषाद, नंबर 3 वो जो स्टूल वाले उप डीसीएम हैं जो बीजेपी का कचरा ढोते हैं। क्या? उत्तर प्रदेश के डीसीएम बीजेपी का कचरा ढोते हैं, कौशाम्बी वाले। ये जितने हैं, इन सब पे अगर हमारे आदरणीय अखिलेश यादव जी टिप्पणी करना बंद कर दें, यहाँ तक कि वो जो बड़े वाले हैं उत्तर प्रदेश में, उन पे भी अगर टिप्पणी करना बंद कर दें, तो बीजेपी इनको ऐसा धुतकार के भगाएगी जिसका जवाब नहीं। इसीलिए अब राष्ट्रपति जी ने कहा है कि जो भी जवाब है राजभर के सवालों का, वो जवाब हमारी पार्टी के प्रवक्ता और सीमा राजभर जी देंगे। क्यों? क्योंकि ऐसे लोगों के सवालों का जवाब देने से इनका महत्व बढ़ जाता है। तो ये अब तक थैंकफुल थे, इसीलिए ये हमला भी किया है। लेकिन वो दिल की बात आदित्यनाथ से कहना चाह रहे हैं कि वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बाकी हम लोग तो अभी सत्ता में आए नहीं, जब सत्ता में आएंगे ऐसा ट्वीट होगा तब फिर तो अलग बात होगी, तब मैं समझ लूंगा कि इस तरह की चीजें कह रहे हैं। लेकिन फिलहाल अब ऐसे नेताओं के बारे में हमारे नेता, चूंकि चुनावी वर्ष आ गया है, ना बोलना है ना बात करना है, जवाब सबको सब कुछ देंगे। जो भी बीजेपी के लोग करेंगे उनके लिए उनका जवाब तय किया जाएगा। अच्छा, कल अखिलेश जी हरदोई गए थे और पत्रकारों ने एक सवाल किया कि क्या ब्रजभूषण शरण सिंह आपके संपर्क में है या सपा में आएंगे? तब उन्होंने कहा कि ये तो वही बता सकते हैं, वो नेता हैं और हमारे साथ पहले भी उनके संबंध रहे हैं। लेकिन उन्होंने एक जो लाइन बोली, उस लाइन की व्याख्या जरूरी है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी कुछ लोग पीड़ित हैं, अपमानित हैं, शोषित हैं। तो बीजेपी के अंदर का जो पीड़ित है वो नाराज है और आने वाले समय में वो नाराजगी बाहर आ सकती है। तो क्या समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के अंदर सेंध लगाने जा रही है? दोबारा से सवाल, लास्ट की 2 लाइनें पूछे, मैं समझ नहीं पाया। लास्ट में मैं ये कहना चाह रहा था कि अखिलेश यादव जी ने कहा कि जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी कुछ लोग पीड़ित हैं, अपमानित हैं, शोषित हैं, वो लोग आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी से नाराजगी जाहिर कर सकते हैं। तो क्या उन नाराज लोगों को समाजवादी पार्टी अपने साथ रख सकती है जो पीड़ित होगा? नहीं, देखिए, जो पीड़ित, दुखी, शोषित, अत्याचार
और इन सब चीजों से ग्रसित है, उसका स्पेस समाजवादी पार्टी में है। मैं नहीं मानता कि ब्रजभूषण शरण सिंह पे कोई अत्याचार बीजेपी में कर पाएगा या कोई कर रहा होगा, क्योंकि उन्होंने अभी हाल फिलहाल एक बयान दिया था कि हम बीजेपी की हैसियत बता देंगे देवी पाटन मंडल में और पूर्वांचल में कि हमारी हैसियत क्या है। वो बड़े धन पशु हैं, बड़े पैसे वाले हैं। जो श्रेणी मैंने अभी बताई थी ना कि फलाने फलाने डीसीएम और कैबिनेट मंत्री जो ये लोग हैं, ये लोग हमारे नेता के नाम पे ही अपनी राजनीति चमका रहे, उसी श्रेणी में वो भी आते हैं। ये बात मैं बिल्कुल स्पष्ट तरीके से कह रहा हूँ। ठीक है, हमारे नेता से उनके बड़े अच्छे संबंध है, रिश्ते, अपन संबंध अपनी जगह हो सकते हैं, वैचार की अपनी जगह है। बात बिल्कुल स्पष्ट है। जो पिछड़े दलित अल्पसंख्यक के लिए काम करेगा, जो पीड़ित दुखी अत्याचार अपमानित होने वाले लोगों के लिए काम करेगा, उसका समाजवादी पार्टी में स्पेस है। और अगर कोई धन पशु है, कोई पैसे वाला है, कोई खनन माफिया है, कोई शिक्षा माफिया है, ऐसे लोगों का समाजवादी पार्टी में मुझे नहीं लगता कि आज के परिप्रेक्ष्य में कोई भी स्पेस बनता हुआ दिख रहा है। चूंकि ये शोषण करने वाले लोग हैं, ये पीडीए समाज के लोगों का हक अधिकार खाने वाले लोग हैं। तो निश्चित तौर पे समाजवादी पार्टी हमारा नेतृत्व ये बात बिल्कुल अच्छे से इशारे से समझता है। कुछ किसी को कहने की आवश्यकता नहीं है। उनका एक बेटा सांसद, एक बेटा विधायक है, और इससे ज्यादा राजनीति में किसी को क्या चाहिए? मंत्री बनने की आवश्यकता है क्या? मंत्री से ज्यादा उनका खुद अपना दबदबा है। तो निश्चित तौर पे आने वाला समय ये तय करेगा कि कौन कहाँ रहेगा, कौन कहाँ नहीं रहेगा। ये हमारा नेतृत्व और लोगों की परेशानियां, तृष्णाएं, वो चीजें निश्चित। लेकिन मनोज जी देखिए, अखिलेश जी जब भी ब्रजभूषण शरण सिंह की बात आती है, जब उनके ऊपर महिला पहलवानों ने यौन शोषण के आरोप लगाए थे, तब भी अखिलेश जी ने उनके खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। और कल उन्होंने एक लाइन बोली है कि वो हमारे गोंडा में नेता रहे हैं, हमारे साथ भी रहे हैं। इस लाइन का बड़ा मतलब है साहब, इसका मतलब अंदर अंदर खिचड़ी पक चुकी है। बस क्योंकि नहीं, आप कहते, मैं मनोज जी मैं स्वीकार नहीं कर सकता। मैंने एक मिनट पाठक जी, देखिए, मैं तथ्यों से परत बात करना उचित नहीं समझता। हमारे नेता ने कहा कि वो हमारी पार्टी में रहे हैं, सांसद रहे हैं, नेता रहे हैं हमारी पार्टी के। तो जब रहे हैं तो उसको इग्नोर थोड़ी नहीं किया जा सकता। लेकिन ना तो कोई खिचड़ी पकी है, ना कोई नमक डला है, ना कोई उसमें तड़का मारा गया। मनोज जी देखिए, भी नहीं है। 2022 सुनिए, आप ना कहें, लेकिन सच ये है कि 2022 के चुनाव के पहले भी कई भाजपा के नेता आपके साथ आए। एक उप मुख्यमंत्री पाठक जी जो बहुत ज्यादा सपा के खिलाफ बोलते हैं, वो भी लगभग आ चुके थे, और उस ना आने का उनको इनाम मिला, उनको डिप्टी सीएम की कुर्सी मिल गई। तो ये बात जो कल अखिलेश जी ने कही है, क्योंकि ये भी एक सच है कि भाजपा के 255 विधायकों में 150 विधायक ऐसे हैं जो पूर्व में सपा, बसपा और कांग्रेस से में रह चुके हैं। देखिए, एक बात स्पष्ट कर दूं पाठक जी कि 2027 में समाजवादी पार्टी की प्रचंड बहुमत से सरकार बनने जा रही है। अब फिर आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हो। मैं जवाब दे रहा हूँ। अरे रुक जाइए। अंदर खाने कुछ समाजवादी पार्टी नहीं करती है, जो कुछ करती है खुलेआम करती है। आने में समय लगता है, लेकिन करते हम खुलेआम ही। आने में बस आपने बिल्कुल सही कहा कि आने में समय लग रहा है। कब वो, क्योंकि जिस तरह से ब्रजभूषण शरण सिंह पिछले 1.5 साल से 2 साल से एक्टिव हुए हैं, और 2000 शरण सिंह क्या आपने नहीं, अभी तो उनके बेटे की विधायकी खत्म होने वाली है, और मैं असली बात आपको बता दे रहा हूँ। जो तो विधायकी खत्म होने वाली है तो सपा से चुनाव लड़ेंगे। मैं बता रहा हूँ। अरे मैं बता रहा हूँ विधायकी खत्म होने वाली। अरे रुक जाइए। आप पाठक जी समाजवादी पार्टी पे दबाव मत बनाइए। मैं दबाव नहीं बना रहा हूँ, मैं तो पूछ रहा हूँ कि अंदर अंदर खिचड़ी कितनी पकी। आपको इस पूरे वक्तव्य का जानकारी चाहिए तो मैं आपको एक लाइन में दिए जा रहा हूं। उनके सुपुत्र हैं जो विधायक हैं गोंडा सदर से। समाजवादी पार्टी ने अगर ठान लिया और समाजवादी पार्टी ने अगर मन बना लिया तो उनके बेटे वहां से विधायक नहीं बन पाएंगे। और ये खबर उनको लग गई कि हमारा नेतृत्व अब गोंडा सदर से उनको चुनाव हराने जा रहा। किस विधि से हराएंगे वो हमारे नेता को पता है। तो निश्चित तौर पे इस वजह से खलबलाहट मची हुई है। लोकसभा तो 29 में होगा। अब हमारे नेता को किस तरह खुश किया जाए, हमारे नेता को लेके कैसे बयानबाजी की जाए, हमारे नेता को किस तरह,
जिस एक काल्पनिक बात नहीं, एक मैं बिल्कुल स्पष्ट पिक्चर आपके सामने रखता हूँ। मैं एक बात समाजवादी पार्टी सब अभी मनोज जी, कंफ्यूजन मैं जो एक बात कहना चाह रहा हूं, सुनिए, मेरी पार्टी के दर्शक बिल्कुल स्पष्ट रूप से मैं उनको क्लियर कर दूं, तब आप अपना सवाल पूछेंगे। सुल्तानपुर समाजवादी पार्टी कभी नहीं जीती लोकसभा। बड़े नेता थे वहां बीजेपी के, मेनका गांधी, उनको एक पीडीए के पिछड़े ने वहां से बुरी तरीके से हराया। ठीक इसी तरह धौरारा विधान लोकसभा थी, समाजवादी पार्टी वहां कभी नहीं जीती, और वहां भी हमारी पार्टी के एक युवा नेता आनंद भदौरिया जी ने बीजेपी की कई बार की सांसद को हरा दिया। इसी तरह वो कई सीटें ऐसी हैं जहां समाजवादी पार्टी कभी जीत का मुंह नहीं देख पाई, और उसके बावजूद हमने बुंदेलखंड में परचम लहरा दिया, झांसी को छोड़ के चारों सीटें जीत ली। तो ये जो एक समीकरण हमारे नेता ने तय किया है, तो बड़े बड़े मठाधीशों की, बड़े बड़े नेताओं की, मतलब कह रहे हैं ना, इधर से भी पसीना आ रहा है, इधर से भी पसीना आ रहा है, चारों तरफ से पसीना आ रहा है कि अगर अखिलेश यादव जी ने कोई धोबी पछाड़ दांव मार दिया तो निश्चित तौर पे ये आप पूरी तरीके से नस्तो नाबूद हो जाएंगे। जो सपने हैं वो सपने धरे के धरे रह जाएंगे। इसीलिए हमारे नेता की कुछ लोग तो चापलूसी करने में लगे हैं, कुछ लोग तारीफ करने में लगे हैं, और कुछ लोग बड़ा पॉजिटिव बोल रहे हैं। यही सारी कहानी है, दूसरी नहीं कोई जवानी है जी। चलिए सर, आप भले न स्वीकार कीजिए, लेकिन जो मेरे सूत्र बता रहे हैं, बड़ी संख्या में वो तमाम नेता जिनको पता है कि अगर उन्होंने अखिलेश यादव का दामन नहीं थामा तो उनकी 30-40 साल की जो राजनीतिक विरासत है वो लुप्त हो जाएगी। और पूर्व में भी वो समाजवादी पार्टी के साथ रहे हैं। ऐसे कई नेता पूर्वांचल के, आप जाके सर्च कर लीजिए, जो आज योगी भक्त बने हुए हैं, उनका इतिहास हमारे दर्शक गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं। जिन्होंने पहले भी नेताजी का हाथ थामा है, अब वो फिर अखिलेश जी का हाथ थामने को तैयार है, भले ही मनोज जी मानने को तैयार ना हो। आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि अभी अखिलेश जी की बहुत ही महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, उसमें मुझे निकलना है, मैं जा रहा हूँ। मिलते हैं फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को। धन्यवाद दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल आज यानी 28 अप्रैल को गाजीपुर के कडेरिया गांव में पहुंचा और उसने अखिलेश यादव के शब्दों में पीडीए परिवार के द्वारा एकत्र किया गया 5 लाख रुपए का चेक पीडीए पीड़िता के पिता को दिया गया। भाटी साहब, जो 22 को जब आपका प्रतिनिधिमंडल जा रहा था, उसको प्रशासन ने रोक दिया या गांव वालों ने रोका, ये थोड़ा विवाद का विषय। पत्थरबाजी हुई, आपके नेता को चोट लगी, तमाम लोगों पे एफआईआर हुई। पुलिस का कहना था कि सपा के लोगों ने ही बवाल कराया था, कई गिरफ्तारी भी हुई। फिर उसके बाद आपके नेता ने कहा कि 29 तारीख को वो जाएंगे, और आज जब प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी आ रहे हैं तो उन्होंने अचानक से आज अपने प्रतिनिधिमंडल को भेज दिया और 5 लाख रुपए का चेक पीड़िता को दिया गया, और ट्विटर पे लिखा कि ये पीडीए परिवार द्वारा एकत्र किया हुआ धन है जो पीडीए पीड़ित के मदद के लिए दिया जा रहा है। ये इसका क्या मतलब समझा जाए? एक बड़ा संदेश देने की कोशिश कि पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश का पीडीए समाज इस पीडीए परिवार के दुख से दुखी है। आपने जो पाठक जी अभी तक विश्लेषण नुमा प्रश्न रखा है, आप पूछ तो प्रश्न ही रहे हैं, लेकिन उसमें एक आपने लंबा विश्लेषण रख दिया। मैं एक एक बिंदु पे थोड़ा प्रकाश डालना चाहता हूँ। 22 अप्रैल को समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल को प्रशासन ने रोका था या गांव वालों ने रोका था या असामाजिक तत्वों ने रोका था, इसमें कम से कम मीडिया को तो स्पष्ट होना चाहिए। प्रशासन झूठ बोले सर, हम जांच नहीं कर सकते ना। हाँ नहीं, कृपया मैं नहीं, मीडिया के पास पूरी पावर है मीडिया के पास जांच करने की। ये आप नहीं कह सकते कि जांच नहीं कर सकते। मैं पूरे प्रश्न पे आपके पे बिंदुवार प्रकाश डाल रहा हूं, क्योंकि आपके दर्शकों को स्पष्ट होना चाहिए कि आप क्या पूछ रहे हैं और स्थिति क्या है और मेरा क्या जवाब है। मैं कम से कम मतलब
पूरे मीडिया से ना भी करूं तो आलोक पाठक जैसे स्वतंत्र और निष्पक्ष पत्रकार से ये उम्मीद करता हूं, प्रबुद्ध पत्रकार से, कि उनका कंसेप्ट तो एकदम क्लियर होना चाहिए। तमाम वीडियो पब्लिक डोमेन में मौजूद हैं, तमाम सबूत मौजूद हैं कि गुंडा टाइप लोग जो खुद को प्रधान का प्रतिनिधि बता रहे थे, इस उत्तर प्रदेश के किसी और गांव में भी क्या किसान प्रधान का कोई प्रतिनिधि है? क्या प्रधान का कोई प्रतिनिधि चुना जाता है? क्या प्रधान का कोई प्रतिनिधि नियुक्त किया जाता है? क्या प्रधान की इतनी बड़ी जिम्मेदारी होती है कि उसे अपना प्रतिनिधि भी नियुक्त करना पड़े? आमतौर पर राज्यसभा सदस्य, लोकसभा सदस्य या विधान परिषद सदस्य अपने प्रतिनिधि बना देते हैं, क्योंकि उनका क्षेत्र थोड़ा बड़ा होता है। विधायक भी नहीं बनाते आमतौर पे, कुछ विधायक बना देते हैं, लेकिन प्रधान भी अपने प्रतिनिधि नियुक्त करते हैं। पहली बार सुनने को मिल रहा है कटरैया गांव में। पहले तो मैं स्पष्ट, क्या आप मेरी इस बात से सहमत हैं? हाँ ठीक है भाई, आप जो कह रहे हैं मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, समझ रहा हूँ, सही कह रहे हैं। नहीं, मैं बिंदुवार बिल्कुल जो तार्किक बात है वो कहूंगा। इसमें सच्चाई ये है कि वो दबंग व्यक्ति अपने दबंगपन के आधार पर ये कह रहा है कि मैं प्रधान प्रतिनिधि हूँ। यानी जो गांव का प्रधान है वो थोड़ा सज्जन आदमी होगा, सरल आदमी होगा, सीधा आदमी होगा, वो बदतमीजी नहीं कर पाता होगा, तो उसके नाम पे बदतमीजी करने के लिए ये असामाजिक तत्व सामने आए, ये गुंडा सामने आया, जिसके खिलाफ पहले से कई मुकदमे दर्ज हैं। पहली बात, ये सामंतवादी वर्ग, प्रभुत्ववादी वर्ग का सदस्य है। वो सामंतवादी वर्ग जो इस देश में 85% लोगों को मनुष्य ही नहीं मानते हैं, कीड़ा मकोड़ा की तरह गिनते हैं, जिन्हें अधिकार ही देना नहीं चाहते, जिनके लिए फर्जी किताबें लिख रखी हैं, जिन्हें ये धर्म ग्रंथ कहते हैं, और उनमें लिखा हुआ कि तुम्हारा काम केवल हमारी सेवा करना है। अपने मन से, सच्चे मन से हमारी सेवा करते रहो, अगले जन्म में तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तो ये प्रतिनिधि बन के आया उस सामंतवादी वर्ग का, उस प्रभु वर्ग का। कटरिया गांव में क्या हुआ, कैसे हुआ, ये बाद का विषय। एक लड़की की मौत तो हुई है, ये तो सर आप मानेंगे। बिल्कुल संदिग्ध परिस्थितियों में हुई, ये भी है, उसकी मौत भी। तो जब सर एक लड़की की मौत हुई है, उसका परिवार दुखी होगा सर। उसके दुख में शामिल होने अगर कोई जा रहा है, जा भी कोई साधारण आदमी नहीं रहा, पूर्व मंत्री के नेतृत्व में, जिसमें 5 विधायक भी मौजूद हैं, प्रदेश के प्रमुख विरोधी दल का प्रतिनिधिमंडल जा रहा है सर, उसे रोकने का अधिकार क्या, या क्या इस देश में लोकतंत्र इतना सड़ चुका है, इतना खत्म हो चुका है? क्या संविधान हमने तकिए के नीचे दबा के रख दिया है? संविधान और भारत के कानून की कोई हैसियत नहीं रही है? इन गुंडे टाइप लोगों की स्वयंभू प्रतिनिधियों की हैसियत हो गई, यही तय करेंगे किसको जाने देंगे, किसको नहीं जाने देंगे। वो आदमी खड़ा होकर रास्ते में कहता है, सीओ दिखाई दे रहे हैं उस वीडियो में, कोतवाल दिखाई दे रहे हैं, 4-5 सब इंस्पेक्टर दिखाई दे रहे हैं, वो कहता हम इन्हें गांव में नहीं जाने देंगे। उसे किसने ये अधिकार दे दिया? और पथराव किया जाता है, पुलिस वाले भी घायल होते हैं, हमारे पूर्व मंत्री घायल होते हैं, हमारे 2 विधायक घायल होते हैं, हमारी 2 महिला प्रतिनिधि घायल होती हैं, उनके ऊपर विभत्स तरीके से, हिंसक तरीके से जानलेवा हमला किया जाता है। ये वीडियो में मौजूद है, कोई छिपी हुई बात नहीं है। इसके बाद पुलिस सर थोड़ा समय और देना, थोड़ा सा जनता ने देखा। हाँ बिल्कुल, हाँ सर थोड़ा समय और देना। उसके बाकायदा मतलब वीडियो सबूत मौजूद हैं कि खुलेआम पथराव किया जा रहा है, पुलिस वालों पर भी किया जा रहा है, पुलिस वाले जान बचा के भागने हैं। इसके बावजूद जिले के पुलिस कप्तान बयान देते हैं कि समाजवादी प्रतिनिधिमंडल ने वहां हिंसा की, शांति भंग की, समाजवादी प्रतिनिधिमंडल के लोगों ने पथराव किया, और पुलिस जांच कर रही है कौन कौन दोषी है। और ज्यादातर लोग जो गिरफ्तार किए जाते हैं समाजवादी पार्टी के किए जाते हैं, जो गुंडे खुलेआम संविधान और कानून का उल्लंघन कर रहे थे, न्याय, नैतिकता और सामाजिक परंपराओं का उल्लंघन कर रहे थे, कि एक मृतक बेटी के घर सहानुभूति व्यक्त करने, दुख व्यक्त करने समाज के जिम्मेदार सम्मानित लोग जा रहे थे। उनके साथ अभद्रता करने से बड़ा अनैतिक कार्य और शर्मनाक कार्य कोई हो नहीं सकता, कोई इससे ज्यादा नीच कार्य कोई हो नहीं सकता। तो सर इसमें तो कोई सवाल ही नहीं है। वो अदम गोंडवी जी की एक बहुत प्रसिद्ध नज्म है जो लगभग 50-60 साल पहले उन्होंने लिखी थी, और आपने वो निश्चित तौर पे पढ़ी होगी, क्योंकि हर पढ़े लिखे प्रबुद्ध व्यक्ति ने वो नज्म पढ़ी है। वो पूरी तो नहीं, पर उसकी आखिरी पंक्तियां मुझे याद आती हैं, जब उन्होंने बिल्कुल ऐसी घटना पे थी, वो बिल्कुल सेम इसी तरह की घटना उनके गांव में हुई थी, अदम जी के गांव में, गोंडा में।
सेम यही एक दबंग लोगों ने एक दलित बेटी के साथ रेप किया था और उस बेटी ने आत्महत्या कर ली थी, क्योंकि पुलिस बेटी के पक्ष के बजाय खड़े होने के बजाय उन दबंगों के साथ खड़ी हो गई थी। और अदम जी ने वो नज्म, बहुत लंबी नज्म में उस सच्ची घटना का पूरा वर्णन किया कि किस तरह दबंगों ने पुलिस में चोरी का मुकदमा दर्ज करा के उन गरीबों की झोपड़ियां जला दी और उन्हीं को अपराधी ठहरा दिया। और जिसके साथ रेप हुआ था बेटी के साथ, उनकी कोई मदद पुलिस ने नहीं की। तो उसके बाद आखिरी पंक्तियों में वो पूछते हैं, कहते हैं आदम जी, वो पंक्तियां मैं पढ़ना चाहता हूँ, और वो आज कटरिया गांव में भी जू की तू सार्थक हो रही हैं। और हम जैसे, आप जैसे लोगों के लिए शर्म की बात यह है कि हम 60 साल में कुछ भी नहीं बदल पाए। 60 साल पहले आदम जी ने जो गांव देखा था, आज भी उत्तर प्रदेश का गांव वही है, या तो या योगी जी दोबारा ले आए उस काल को, योगी जी लौटा लाए फिर उसी काल को। आदम जी की पंक्तियां हैं, उसका उपसंहार करते हुए, नज्म लंबी नज्म है, उसका उपसंहार करते हुए आदम जी लिखते हैं कि पूछते रहते हैं अक्सर लोग मुझसे ये सवाल, कैसा है कहो न सरयू पार की कृष्णा का हाल। उनकी उत्सुकता को, शहरी नग्नता के ज्वार को, सड़ रहे जनतंत्र के मक्कार पैरोकार को, धर्म संस्कृति और नैतिकता के ठेकेदार को, प्रांत के मंत्री गणों को, केंद्र की सरकार को मैं निमंत्रण दे रहा हूं, आए मेरे गांव में, तट पे नदियों के घनी अमराइयों की छांव में, गांव जिसमें आज पांचाली उघारी जा रही और अहिंसा की जहां पे नथ उतारी जा रही हैं, तरसते कितने ही मंगल लंगोटी के लिए, बेचती हैं जिस्म कृष्णा आज रोटी के लिए। क्या बात। आज भी सर वही हालात हैं। उस हालात में अगर समाजवादी पार्टी के शानदार नेता श्री अखिलेश यादव जी पीड़ित परिवार के पक्ष में खड़े हैं, समाजवादी पार्टी पीड़ित परिवार के पक्ष में खड़ी है और उनकी आर्थिक मदद कर रही है, तो आप जैसे प्रबुद्ध लोगों को और जनवादी लोगों को और अच्छे लोगों को इसको एप्रिशिएट करना चाहिए, इसकी प्रशंसा करनी चाहिए। इसमें इफ एंड बट होनी ही नहीं चाहिए। अगर आलोक पाठक जी भी इसमें किंतु परंतु लगा रहे हैं कि किसने हिंसा की थी और किसने क्या किया था और किसने रोका था, सर साफ साफ स्पष्ट है, उत्तर प्रदेश सरकार और पुलिस के संरक्षण में गुंडों ने और सामंतवादी गुंडों ने, मनुवादी गुंडों ने गरीब पीड़ित परिवार से मिलने से लोगों को रोका था और मंत्री का सिर फोड़ दिया था और खुली गुंडागर्दी की थी, और उसमें अभी तक ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। खैर ये बात तो आपके प्रतिनिधिमंडल ने उनसे मिलने के बाद भी कही है। और एक बात जो अखिलेश जी ने जिन शब्दों का चयन किया वो शब्द बड़े भावुक है सर। उन्होंने कहा, जो ट्वीट किया उस घटना के बाद, मैं उसको पढ़ के सुना दे रहा हूं दर्शकों के लिए, कि गाजीपुर के पीड़ित परिवार को हमारे पूरे पीडीए परिवार समाज ने मिलकर एक समुदाय के रूप में 5 लाख रुपए एकत्र कर इस कठिन घड़ी में अपने प्रतिनिधिमंडल के माध्यम से मदद की। वो दरअसल पीडीए की एकता का प्रतीक है। इससे पीड़ित पीडीए परिवार के रूप में इनका मनोबल बढ़ेगा। ये विश्वास भी कि वर्चस्ववादियों के अत्याचार के खिलाफ समस्त पीडीए समाज एक साथ संघर्ष कर रहा और करता रहेगा। तो जो वो क्रेडिट खुद नहीं ले रहे हैं। देखिए, मैं आप जो कह रहे थे, मैं अपनी बात कह रहा हूं, मैं आलोक पाठक के रूप में भी बात कह रहा हूं। वो खुद क्रेडिट नहीं ले रहे हैं। वो इस चीज सच को जानते हैं कि बूंद बूंद से भरता सागर है। पीडीए मतलब उत्तर प्रदेश में जो भी पीड़ित है, दुखी है, सबका एक परिवार है। ये बार बार अखिलेश यादव कहते हैं। ये उन लोगों ने पैसा इकट्ठा किया, उन लोगों ने उस परिवार की मदद की। तो वो अपनी बात नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पीड़ित दुखी जितने भी हैं, उन्होंने इस पीड़ित परिवार की इस दुख की घड़ी में साथ दिया। तो एक बड़ा संदेश दिया उन्होंने सर। इस सच को मैं बतौर आलोक पाठक स्वीकार कर रहा हूं कि ये एक बहुत बड़ा सामाजिक संदेश है। ये संदेश कायदे से संवैधानिक पद पर बैठे हुए मुखिया के मुंह से आना चाहिए। क्यों? क्योंकि लोकतंत्र में जनता द्वारा चुना गया व्यक्ति जनता के परिवार का अभिभावक होता है, लेकिन जो काम अभिभावक को करना चाहिए वो विपक्ष का नेता कर रहा है। तो ये बड़प्पन तो दिखाया अखिलेश यादव ने। वो खुद की मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं। इसका बहुत दूरगामी संदेश जाएगा। पाटिल जी, मुझे तो लग रहा है कि आज सरकार ने आपको इसलिए जाने दिया है क्योंकि आज प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी में, और खुद ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी को इस घटना की पूरी जानकारी है।
कल बंगाल में चुनाव है, पीड़ित यहाँ पीडीए समाज की बेटी है जो जिसका परिवार न्याय मांग रहा है, तो उससे कहीं बंगाल में चुनावी नुकसान ना हो जाए। और अखिलेश यादव ने कहा कि कल हम जाएंगे, इसलिए बेहतर है कि भाई मोदी जी आ रहे हैं, कहीं कुछ और बवाल ना हो जाए, फिर डांट ना सुननी पड़ जाए यूपी वालों को। इसलिए आज आपके प्रतिनिधिमंडल को दे दिया गया कि जाइए भाई, आज आपको सुरक्षा व्यवस्था में ले जाते हैं, हमसे गलती हो गई, 22 तारीख की गलती को तो हम अब उसको मिटा तो सकते नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ये राजनीतिक नुकसान जो है बंगाल में कम करने के लिए, आने वाले दिनों में यूपी के चुनाव में नुकसान कम करने के लिए आज प्रशासन ने आपके प्रतिनिधिमंडल को नहीं रोका। ये मेरा अपना आज बतौर पत्रकार विश्लेषण। अब आपका क्या कहना है इसमें? नहीं, मैं आपके विश्लेषण में केवल एक वाक्य और जोड़ना चाहता हूं इससे आगे का, कि योगी आदित्यनाथ जी और उनकी सरकार जितना पीडीए को दबाएगी, जितना पीडीए का उत्पीड़न करेगी, जितना पीडीए का शोषण करेगी, अन्याय करेगी, पीडीए उतना एकजुट होगा और उतनी मुखरता से, उतनी बहादुरी से जवाब देगा। पीडीए इस अन्याय के खिलाफ झुकेगा नहीं, पीडीए तन के खड़ा होगा। और ये जितना पीडीए के साथ अन्याय कर रहे हैं उतना पीडीए को मजबूत कर रहे हैं। तो सर कल क्या जाएंगे? कल अखिलेश जी कल जा रहे हैं? तय है कार्यक्रम, अध्यक्ष जी का तय है कार्यक्रम। अब मुझे अभी ये जानकारी नहीं है कि उसमें कोई फेरबदल है या नहीं है, अभी तक तो तय है। लेकिन सर कार्यक्रम भी जारी हो चुका है जी। नहीं जी? उनकी राज्यसभा सदस्य है बलवंत जी, जो खुद भी पिछड़े और दलित समाज से आती हैं। उन्होंने तो चिट्ठी लिखी है कि अगर अखिलेश जी आएंगे तो कानून व्यवस्था पे असर पड़ सकता है। नहीं, कानून व्यवस्था पे क्या फर्क पड़ेगा? नेताओं के जाने से अगर प्रदेश, इसका मतलब प्रदेश में कानून व्यवस्था इनके हाथ से बाहर है, इसका मतलब व्यवस्था संभाल नहीं पा रहे हैं। अगर एक नेता भी किसी गांव में नहीं जा सकता और इनकी कानून व्यवस्था फेल हो जाती है तो फिर तो बहुत कमजोर सरकार है। योगी जी को तुरंत रिजाइन कर देना चाहिए। इतनी कमजोर सरकार तो उत्तर प्रदेश नहीं चाहता। और ये कानून व्यवस्था की और संविधान की शपथ लेकर मुख्यमंत्री बन के बैठे हैं। अगर ये कानून व्यवस्था नहीं संभाल रहे हैं तो इसका मतलब संवैधानिक मशीनरी फेल हो चुकी है। और जब संवैधानिक मशीनरी फेल हो जाती है तो केंद्र सरकार उस सरकार को बर्खास्त कर देती है। तो केंद्र सरकार को तुरंत अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए उस कमजोर मुख्यमंत्री को तुरंत हटाना चाहिए, उस सरकार को हटा देना चाहिए जो खुद प्रदेश में कानून व्यवस्था संभालने में अक्षम अपने आप को बता रही है। सर चलते चलते एक सवाल और, बंगाल में आपके बगल के जिले में एसपी रह चुके अजय पाल शर्मा जी, जो वहां पे भेजे गए हैं पुलिस ऑब्जर्वर बना के 24 परगना जिले में, उनका एक वीडियो कल से वायरल है। उस पे आपके अध्यक्ष जी ने भी बड़ी कठोर टिप्पणी की है। उस विवाद पे, उस विषय पे आपका क्या पक्ष है? क्योंकि बीजेपी कह रही है केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं, भाजपा शासित सभी राज्यों से जो इनके वफादार अधिकारी हैं और जो विवादित अधिकारी हैं और जो सांप्रदायिक सोच रखने वाले अधिकारी हैं, वो ज्यादातर वहां भेजे गए हैं बंगाल में। और बंगाल को तो इन्होंने कुश्ती का मैदान बना दिया। बंगाल में चुनाव हो ही नहीं रहे हैं। एक अकेली महिला को, एक महिला मुख्यमंत्री को घेरने के लिए जितने भी अनफेयर मीन्स प्रयोग किए जा सकते हैं, जितने भी असंवैधानिक और संवैधानिक दाव पेच यूज किए जा सकते हैं, उनके 500 से ज्यादा अधिकारी हटाए गए, 91 लाख वोट काट दिए गए, उनके कार्यकर्ताओं के खिलाफ नोटिस जारी किए जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं को जगह जगह गिरफ्तार किया जा रहा है, उनके नेताओं को जगह जगह रोका जा रहा है, फर्जी वोट डलवाए जा रहे हैं। पूरे देश से बसें और ट्रेनों में भर भर के लोग वहां भेजे गए हैं वोट डालने के लिए। और इस तरह के बाहर से भेजे गए पुलिस बल के दम पे धांधली कराना चाहते हैं। अब देखिए रिजल्ट क्या होता है। इसके बावजूद भी रिपोर्ट ये आ रही है कि ममता बनर्जी मजबूत हैं और टीएमसी जीत रही है। अगर इसके बाद भी टीएमसी जीत जाती है तो केंद्र सरकार के लिए, पूरी भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत शर्मिंदगी की स्थिति होगी कि इतनी बेशर्मी के साथ संसाधनों का दुरुपयोग करने के बाद भी अगर ये चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं तो फिर इनका जो वो है, जो क्या कहते हैं उसे,
खत्म हो चुका है अब इनका दौर, ये इसका संकेत है। राज कपूर जी कुछ पूछना चाहेंगे आप? हाँ, मैं राजकुमार भाटी जी आपसे एक छोटा सा सवाल करना चाहता हूं कि ये गाजीपुर की घटना कोई पहली घटना नहीं है जिसमें कि योगी आदित्यनाथ की सरकार या कहिए कि बीजेपी सरकार पहले तो घटना से बचना चाह रही थी कि चर्चा ही ना हो। जब अखिलेश यादव ने इस मुद्दा को उठाया, समाजवादी पार्टी ने इस मुद्दे को उठाया, तो ये घटना पूरे प्रदेश नहीं देश भर की घटना बन गई। और जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने पहले दिन से लगातार प्रतिनिधि मंडल भेजा, फिर अखिलेश जी ने पीसी की, फिर प्रतिनिधि मंडल गया, 5 लाख का चेक दिया, अब अखिलेश जी खुद जाएंगे। लेकिन सर परसेप्शन की लड़ाई में जो ओपी राजभर ने चेक दिया और जो उन्होंने घोषणा की, उसकी चर्चा सब जगह है। ट्विटर पे है, एक्स पे है, यूट्यूब पे वीडियो बन रहे हैं, फेसबुक पे वीडियो बन रहे हैं, रील बन रहे हैं, नेशनल मीडिया में चर्चा हो रही है, अखबारों में लिखे जा रहे हैं और सोशल मीडिया पर। लेकिन आज जो अखिलेश यादव ने प्रतिनिधि मंडल भेजा, इसकी चर्चा, और कल जो अखिलेश यादव जाएंगे इसकी चर्चा नेशनल मीडिया में या नेशनल अखबारों में उस तरीके से नहीं होती है। तो समाजवादी पार्टी चुनाव से पहले इस मुद्दे को या इस तरह के तमाम मुद्दे को कैसे परसेप्शन की लड़ाई में जनता के बीच ले जाएगी, ये बड़ा सवाल है सर। नहीं, जो ये गाजीपुर की घटना है, एक दुखद घटना है, एक बेटी की मौत हुई है। हमारी केवल उस परिवार के साथ संवेदना है और हम उस परिवार की मदद करना चाहते हैं, उनके दुख में शामिल होना चाहते हैं। इसका प्रचार हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये हमारे लिए कोई विषय है ही नहीं, ना हम इसका प्रचार करना चाहते। मीडिया अपना दायित्व खुद निभाए, खुद तय करे कि उसे किसका प्रचार करना, किसका नहीं करना, किसकी खबर दबा देनी है और किसकी खबर को ज्यादा उछालना है, ये मीडिया खुद देखे। लेकिन हम इस झंझट में पड़ना नहीं चाहते कि हमें स्पेस नहीं मिला या मीडिया ने प्रचार नहीं किया। ये प्रचार का मुद्दा है ही नहीं, ये एक दुख में शामिल होने का मुद्दा है, केवल संवेदना का मुद्दा है। नहीं, आपकी बात को मैं बिल्कुल मानता हूं कि ये संवेदना का मुद्दा और संवेदना का ही मुद्दा होना चाहिए। लेकिन इसी तरह की घटनाएं कई दूसरे प्रदेशों में होती है तो वहां की भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो इसे चुनावी मुद्दा बनाती है ना। और देखिए ना कि दिल्ली के चुनाव में क्या हुआ। अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने तमाम एजुकेशन के काम किए, हेल्थ के काम किए, लेकिन चुनाव किस मुद्दे पर लड़ा गया? भारतीय जनता पार्टी ने पूरे नैरेटिव को सेट कर दिया शीश महल पे, भ्रष्टाचार पे। अगर चुनावों पर अगर मुद्दा होता चुनाव में, तो जो पिछली बार 2017 में चुनाव हुई उसमें अखिलेश जी के काम पर कहाँ चर्चा हुई? कुछ और मुद्दा बन गया। तो मुद्दा तो बनाना पड़ेगा ना सर। नहीं राज कपूर जी, जो आप सवाल पूछ रहे हैं, देखो मैंने कहा कि हमारे लिए ये ना तो चुनावी मुद्दा है ना प्रचार का मुद्दा है, लेकिन ऐसी घटनाएं, ऐसे मुद्दे ऑटोमेटिक अपने आप ही चुनाव में उछलते हैं। जब चुनाव होते हैं तो लोग चर्चा करते हैं, हमारे साथ ये हुआ था, हमारे साथ ये अन्याय हुआ था, हमारी फलाने मदद की थी, फलाने नहीं की थी। तो वो तो जनता खुद तय करेगी कि उन्हें किसके पक्ष में जाना, किसके नहीं जाना, और मीडिया भी खुद तय करेगा कि उसे कौन सी घटना को जगह देनी है, कौन सी को नहीं देनी है। लेकिन हमारी जिम्मेदारी तो यही खत्म हो जाती है कि हम पीड़ित परिवार से मिले, उनकी आर्थिक मदद की, उनके आंसू पहुंचे, उनके दुख में शरीक हुए, हमारी जिम्मेदारी पूरी हो गई। उससे ज्यादा हम इस पे कुछ करना नहीं चाहते, ना प्रचार पाना चाहते, ना इसका जो चुनावी मुद्दा बनाना चाहते इसे। चलिए, आप दोनों मेहमानों ने अपनी अपनी बात रख दी और अखिलेश यादव कल जाएंगे, इस पर अब निगाहें टिकी है। उसके बाद क्या होता है ये देखना दिलचस्प होगा। आप दोनों तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद जी।